हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म टारगेट गुरु पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ एक नया पेपर जिसका स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट या फिर कॉन्ट्रैक्ट टू। आप सभी ने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में, चाहे वो बी एल एल बी 5 ईयर कोर्स के बच्चे हों या फिर एल एल बी 3 ईयर कोर्स के बच्चे, उस सब लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट, जो जिसको जनरल प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है, उसको आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। जनरली ये जो इस कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट था आपका, वो सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 75 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870 तक जो है वो कवर होता था। अभी जो हमें पेपर पढ़ना है आपके सेकेंड सेमेस्टर में, जिस भी सेमेस्टर में आपकी ये पेपर हो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट का, उसमें या फिर जिसको कॉन्ट्रैक्ट 2 के नाम से भी जाना जाता है, उसमें आपको सेक्शन 124 से लेकर के सेक्शन 238 तक चीज़ों को पढ़ना है। और उसमें कौन-कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, उसको भी हम थोड़ा जान लेते हैं। देन आफ्टर हम लोग अपने स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के फर्स्ट जो टॉपिक है, जो इंडेमनिटी का होता है, उसको डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोग को कांग्रेचुलेशंस कि आपका पेपर अच्छा चल रहा होगा। और सबके पेपर्स अब तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचता है अपने सेकंड सेमेस्टर या फिर कोई भी सेमेस्टर जिसमें ये पेपर हो, उसको पढ़ने के लिए। तो अभी तक अगर आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं पेपर के आने का, तो वो इंतज़ार छोड़ दीजिए। अपना तैयारी जो है वो करते रहिए, पेपर्स को पढ़ते रहिए और अपने नोट्स जो हैं वो तैयार करते रहिए, वेदर शॉर्ट नोट या फिर लॉन्ग नोट, जैसा भी आप प्रेफर करें, जो आपके लिए हेल्पफुल रहे आपके नीड के अकॉर्डिंग। ओके, चलिए। तो सबसे पहले थोड़ा हम चीज़ें को जान लेते हैं कि क्या है कॉन्ट्रैक्ट टू या स्पेसिफिक। तो देखिए भाई, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट आपने जैसे देख रहे हैं, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कवर करता है सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लेकर के सेक्शन 38 तक कॉन्ट्रैक्ट जो है स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट कवर होता है, जिसमें आपको 5 जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ने मिल जाते हैं। एक है इंडामनिटी, दूसरा है गारंटी, तीसरा है बेलमेंट, चौथा है एजेंसी और पांचवा है प्लेस। ठीक है ना? तो ये आपको पांचों टॉपिक्स कवर करने हैं स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में। और बाद में जो कुछ और टॉपिक्स बच जाएंगे स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में, वो होगा आपका पार्टनरशिप एक्ट और एक होगा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, तो उसको भी आपको देखना है। लेकिन फिलहाल 124 से लेके 238 में यही 5 टॉपिक आपके कवर होने वाले हैं। चलिए, अगर हम सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी की बात करें, जो हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे, वो सेक्शन 2 सेक्शन में ही कवर हो जाता है। एक सेक्शन 24 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और एक सेक्शन 125 में। सेक्शन 100 जो 24 है, वो बात करता है या डिफाइन करता है, परिभाषित करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को। और सेक्शन 125 यानी कि सेक्शन जो 125 है, 125 है, ये क्या इंडेमनिटी होल्डर का, जिसको इंडेमनीफाई करने का वादा दिया जा रहा है, वचन दिया जा रहा है, तो जिसको इंडेमनिटी, जिसने इंडेमनिटी होल्ड करी है, इंडेमनिटी होल्डर का क्या अधिकार होगा, इसमें आपको देखना है। ठीक है ना? चलिए, ये एक ओवरव्यू मैं दे रही हूँ जिससे आपको आगे पढ़ने में परेशानी ना हो। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं मीनिंग। तो मीनिंग हम देखेंगे कि क्या होता है ये इंडेमनिटी। तो ये समझ लीजिए कि ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी मतलब क्षतिपूर्ति की संविदा, इसको हिंदी में कहते हैं। तो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेव। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक संविदा होता है जो किसी पर्सन को लॉस से बचाने के लिए किया जाता है, सेव किया जाता है किसी भी पर्सन को लॉस से। ठीक है ना? चलिए, अगर पार्टीज की हम बात करें, तो इसमें पार्टीज दो होती हैं। एक होता है इंडेमनिटी होल्डर, जिसको बचाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। और दूसरा होता है इंडेमनीफायर, जो बचाने की बात कर रहा है, जो सेव करने की बात कर रहा है। तो जिसको सेव किया जाना है, वन वो सेव्ड, जिसको सेव किया जा रहा है उसको इंडेमनिटी होल्डर। और जिसके द्वारा, बाय होम इट इज सेव्ड या ही इज सेव्ड या वन हैज सेव्ड, तो वो होगा इंडेमनिटी, ये इंडेमनीफायर। ओके। अगर इसेंशियल्स की बात करें हम, इसेंशियल्स, तो इसके 4 इसेंशियल्स जो है, महत्वपूर्ण तत्व जो है वो देखने को मिलते हैं। और पहला है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो आप जानते हैं कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत ज़रूरी है।
तभी जाकर के इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट जो है होगा। अब कॉन्ट्रैक्ट बनने के क्या एसेंशियल्स होते हैं, ये आपने भली भांति जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट में, वो आपने बहुत अच्छे से देख लिया होगा कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के क्या होगा, तो भली भांति आप अवगत हैं। दूसरा जो एसेंशियल है वो है टू पर्सन, इसमें पर्सन कितने होने चाहिए, दो, यानी कि पार्टीज कितनी होनी चाहिए, दो होनी चाहिए। ओके। सी इसेंशियल, जो तीसरा इसेंशियल वो कह रहा है कंटिंजेंसी पे ये डिपेंड होना चाहिए, तब ये किसी ऐसे सरकमस्टांस पे, किसी ऐसे फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड होना चाहिए जो अनसर्टन हो भी सकता है या नहीं भी, है ना। और जो डी है वो कंसिडरेशन, मतलब कि प्रतिफल के लिए ये काम किया गया हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ और होगा, हाँ, इम्पोर्टेंट केसेस है, पहले देख लेते हैं इम्पोर्टेंट केसेस। इसमें डगडेल वर्सेस लवरिंग का केस 1875 का है, ये हमें पढ़ना है इसमें। और एडमसन वर्सेस जार्विस का केस है 1827 का, ये पढ़ना है। और ज्ञानेश्वर मदन का इसमें केस है, वो हमें पढ़ना है इसमें। अब आगे हम जान लेते हैं, ये देख लेते हैं हम कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमनिटी है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमनिटी है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमनिटी, इसमें होता क्या है, इसमें किसी एक पर्सन, मान लो कोई एक पर्सन है ए, ठीक है, कोई एक व्यक्ति है ए, इसको बी, कोई एक व्यक्ति है बी। अब यहाँ पे देखो, मान लो कि ए गया जो है वो एक कार खरीदने गया, एक कार खरीदने गया, ओके, एक एक कार खरीदने गया। अब कार खरीदने गया तो जानते हो कि इसमें जब भी कार खरीदा जाता है तो उसके साथ इंश्योरेंस भी जुड़ करके आ जाता है, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी जुड़ करके आता है, ओके। अब इंश्योरेंस किस चीज के लिए होता है कि जब भी कार का, मान लो ये कोई कार है, ठीक है, ये कोई कार है, जब भी कोई कार का एक्सीडेंट होगा, मतलब इसके कार का, ए की कार का एक्सीडेंट होगा, और मान लो कि बी क्या है, इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है ना, बी क्या कहता है कि आप इंश्योरेंस करा लीजिए, इंश्योरेंस के लिए पैसा तो लगता है, जब भी आपके कार का एक्सीडेंट होगा, एक्सीडेंट होगा या आपको कार को किसी भी तरह से हानि पहुंचेगी, तो उसका हम क्या करेंगे, कवर करेंगे, उसका लॉस जो आपको हुआ है, लॉस को क्या करेंगे, लॉस से आपको बचाएंगे, लॉस से आपको क्या करेंगे, सेव करेंगे, ओके। ये हर बीमा कंपनी बोलती है, आपको पता होगा, ये एक कॉमन सा एग्जांपल है। तो इसमें ए कौन हो गया, जिसको वादा किया जा रहा है, जिसको प्रॉमिस किया जा रहा है, या जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, क्या करने के लिए, सेव करने के लिए, प्रॉमिस टू सेव, अ कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिस टू सेव, ठीक है ना। वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, वो व्यक्ति कहलाएगा इंडैमनिटी होल्डर, डैमनिटी होल्डर, ठीक है। और जो व्यक्ति, ये कंपनी है ना, ये कंपनी इसको सेव करने के लिए कह रही है, ये इंश्योरेंस कंपनी, तो इसको क्या बोलेंगे, इंडेमनीफायर, इस कंपनी को इंडेमनीफायर बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये एक कॉमन सा एग्जाम्पल था, जो आप, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम अपने पीडीएफ पे डायरेक्ट चलते हैं, ऐसे करके हम ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, टारगेट सेमेस्टर के अंतर्गत ये जो है वो क्लासेस चलती हैं। टारगेट गुरुकुल अगर आप बैच परचेस किए होंगे तो उसमें आपको ये जो है वीडियो देखने को मिल रही होगी। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमनिटी है क्या, तो यहाँ पे दोनों लैंग्वेज में क्योंकि डेफिनेशंस को रखा गया है, पीपीटी जो भी आपको मिलेगी वो दोनों लैंग्वेज में मिलेगी, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे वो इंग्लिश में हो, किसी किसी भी मीडियम के अगर छात्र हैं, छात्र छात्राएं हैं, तो उनके लिए कोई भी दिक्कत यहाँ नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं, पहले क्या कह रहा है कि अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमनिटी, a contract of indemnity is a contract express or implied to keep a person who has entered into or is about to enter into contract or occur or other liability indemnified against loss independent of a question of whether third person makes a default। अब यहाँ क्या कह रहा है, देखिए कि ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है,
अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमनिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमनिटी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो या तो एक्सप्रेस हो सकता है, मतलब एक्सप्रेस मतलब क्या होता है, लिखा हो सकता है, या फिर बाय वर्ड्स जो है वो बोला गया हो सकता है। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, या इम्प्लाइडली आपके एक्ट्स, आपके सर्कमस्टांसेस पे डिपेंडेंट ये जो है कॉन्ट्रैक्ट है, जो किसी पर्सन को क्या करता है भाई, जो किसी पर्सन को कीप अ पर्सन, जो किसी पर्सन को किसी लॉस लॉस से क्या करता है, बचाता है, indemnified against loss, ओके। इंडिपेंडेंट ऑफ क्वेश्चन वेयर थर्ड पार्टी मर्चेंट मेक्स अ डिफॉल्ट। अब यहाँ जरूरी नहीं है कि मान लो कि बीमा कंपनी का मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो जरूरी नहीं कि बीमा कंपनी ही उस कार का एक्सीडेंट या कर दे, या फिर बीमा कंपनी से ही कुछ गलती हो जाए और उस वजह से उस कार को लाभ हो जाए, तो ये सिर्फ क्या करेगा, वो इंडेमनीफायर या वो इंश्योरेंस कंपनी उसको क्षतिपूर्ति देगी या लॉस उसका बियर करेगी। इसमें इंडेमनिटी में ये होता है कि जो भी पर्सन, ठीक है ना, जो भी पर्सन ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है प्रॉमिस टू सेव का, उसको या तो उसके खुद की गलती के द्वारा सामने वाले पर्सन को यानी इंडेमनिटी होल्डर को लॉस हुआ हो, या तो फिर किसी थर्ड पर्सन के द्वारा उस व्यक्ति को यानी इंडेमनिटी होल्डर वाले व्यक्ति को लॉस हुआ हो, उन दोनों ही केसेस में जो इंडेमनीफायर होगा, यानी कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या करेगी, उस व्यक्ति को जिसको उसने प्रॉमिस किया है कि वो सेव करेगी, वो किसी भी हाल में करेगी, ठीक है। तो चलिए पहले देख लेते हैं हम थोड़ा सा, क्योंकि आपके लिए शायद ये थोड़ा सा ट्रिकी हो, तो हम लोग देख लेते हैं। पहले यहाँ पे देख, अब यहाँ पे है इंडेमनिटी, इंडेमनिटी होल्डर, देखिए अब यहाँ पे है इंडेमनिटी होल्डर, ठीक है। मान लो इंडेमनिटी होल्डर मैं हूँ, ठीक है ना, मेरा नाम लेट सपोज अनु, ओके। इंडेमनीफायर, इंडेम इंडेम इंडेमनीफायर, मान लो कोई इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। मान लो कि मैंने कोई कार लिया है, मैंने कोई कार लिया, ये बाइक ली, कार लिया, कार बन, मैंने कोई कार लिया है, और इस कार को लेते समय ही इंश्योरेंस वगैरह जो है वो प्रोसेस हो गया है। तो ये इंश्योरेंस कंपनी ने, मान लो इंडेमनीफायर कौन है, इंश्योरेंस कंपनी आईसी, जो आईसी है इंश्योरेंस कंपनी है, ये मुझे ये अश्योर करती है कि अनु, अगर आपके कार को किसी भी तरह की लॉस होगी, किसी भी तरह की क्या होगी, लॉस होगी, तो उस लॉस से सेव करने का मैं तुमको क्या करता हूँ, मेरे तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, और इसके बदले एट ए टाइम मैं कुछ कंसिडरेशन के रूप में इस इंश्योरेंस कंपनी को पैसे दे देती हूँ, ठीक है ना। तो इस इंश्योरेंस कंपनी ने क्या वादा किया कि अनु या फिर जो भी कोई व्यक्ति कार खरीदता है, अगर इसको चाहे इंश्योरेंस कंपनी यानी खुद के द्वारा खुद के द्वारा मतलब प्रॉमिसर, ये प्रॉमिसर हुआ ना, इस ये प्रॉमिसर हुआ, ठीक है ना, ये प्रॉमिसर हुआ, और ये कौन हो गया, प्रॉमिसी भी बोल सकते हैं इसको, मतलब मुझे प्रॉमिसी बोल सकते हैं, इसको प्रॉमिसर बोलते हैं। तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो प्रॉमिसर है, ठीक है, और इंडेमनीफायर भी है। तो अगर कहती है कि अनु या फिर किसी भी व्यक्ति से जिसने कार खरीदा है, और ये इंश्योरेंस कंपनी ये बोलेगा कि अगर कोई भी क्षति, कोई भी लॉस अगर या तो मेरे खुद के कारण हो रही है, खुद के कारण हो रही है, या फिर किसी किसी थर्ड पर्सन के कारण हो रहा है, मतलब ये इंश्योरेंस का कह रहा है कि अनु जी, अगर आपके कार को किसी भी तरह का लॉस या तो मेरे द्वारा ही हो जाए, या तो किसी थर्ड पर्सन के द्वारा हो जाए, तो मैं ये आपको इंडेमनीफाई करने का क्या कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। मतलब कि अगर इन दोनों के पर्सन के द्वारा किसी भी तरह की आपको क्षति हुई, आपके कार की क्षति हुई, तो मैं क्या करूँगा, आपके लॉसेस को क्या करूँगा, बियर करूँगा, मतलब जितना भी लॉस हुआ है उस लॉस को मैं आपको
प्रतिपूर्ति करूँगा, क्षतिपूर्ति करूँगा। क्षतिपूर्ति मतलब क्या होता है, जितना भी लॉस हुआ है उसको कॉम्पेंसेट करेगा। ओके, मतलब मुझे लॉस होने से बचाएगी इंश्योरेंस कंपनी। और ये आपने बहुत जगह देखा भी होगा, यानी कि रियल लाइफ में भी आपने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा। ठीक है? तो अब हम डेफिनेशन के साथ सारी चीज़ें कवर करते हैं और बेयर प्रोविजंस के अकॉर्डिंग चीज़ों में आगे बढ़ते हैं। तो वही एक एक रीडिंग आपके लिए कर देते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट है इंडेमनिटी, जो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड भी हो सकती है। किसी पर्सन को क्या करने के लिए, सेव करने के लिए। और कैसे सेव करने के लिए, तो भाई किसी भी लॉस से उसको सेव करने के लिए, चाहे वो खुद के द्वारा किया गया हो, ठीक है ना, मतलब कि जो प्रॉमिसर है या जो इंडेमनीफायर है उसके खुद की गलती के द्वारा अगर इंडेमनिटी होल्डर को कोई लॉस हुआ है तो भी वो उस लॉस को बियर करेगा। और या तो किसी थर्ड पर्सन के द्वारा लॉस हुआ है इंडेमनिटी होल्डर को, तो भी इंडेमनीफायर क्या करेगा, उसको उस लॉस को बियर करेगा। ठीक है ना? चलिए, अब यहाँ पे देखिए क्षतिपूर्ति का अनुबंध इसे कहते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी को क्या बोलते हैं, क्षतिपूर्ति का अनुबंध भी कहते हैं। हिंदी में देख लेते हैं कि क्षतिपूर्ति का अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जो व्यक्ति या निहित रूप से उस व्यक्ति को रखता है जिसमें अनुबंध किया जाता है, या जो अनुबंध करने वाला किसी अन्य दायित्व को वहन करता है नुकसान के खिलाफ क्षति। इस सवाल से स्वतंत्र है, यही बोल रहा है कि क्षतिपूर्ति का अनुबंध एक ऐसा अनुबंध है जो व्यक्ति या निहित रूप से, मतलब एक्सप्रेस यानी कि बोल करके या फिर लिख करके उसको उस कॉन्ट्रैक्ट को किया गया हो, या फिर वैसे सरकमस्टांसेस, वैसी परिस्थितियां, या फिर उसके एक्ट से ही ये प्रतीत हो कि हाँ वो अनुबंध कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो इसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी यानी क्षतिपूर्ति का अनुबंध कहते हैं। जिसमें इंडेमनीफायर क्या करता है, अपने दायित्व को लेता है और कहता है कि अगर मेरे द्वारा आपको नुकसान हो गया है या फिर किसी तीसरे पर्सन के द्वारा आपको नुकसान हो गया है, तो उसको उसका लॉस का बियर जो है उसकी क्षतिपूर्ति मैं करूंगा। ठीक है ना? तो ये प्रोटेक्ट करता है। खास करके जब आप आज ज्यादा जानेंगे इसके बारे में, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये प्रोटेक्शन के लिए आता है। ठीक है? जो भी पॉसिबल डैमेजेस हैं, अब मान लो कि ये कंटिंजेंट है, जैसे आपने कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा कि मतलब कि फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट्स जो सर्टेन नहीं है। अब मान लो कि कोई गाड़ी लिया, कोई कार लिया है, हो सकता है उसका एक्सीडेंट कभी हो ही ना। जब नहीं होगा तो फिर जो इंडेमनिटी होल्डर है, जो इंश्योरेंस कंपनी थी, वो कभी डैमेज देगी ही नहीं, वो कभी लॉस जो है लॉस से बचाएगी ही नहीं, क्योंकि लॉस तो हुआ ही नहीं। अब मान लो कि उस कार का एक्सीडेंट हो जाए, तो उसमें जो इंश्योरेंस कंपनी है, जो इंडेमनीफायर है, वो उस व्यक्ति को क्या करेगी, लॉस करेगी। ओके, लॉस को बियर करेगी। अब यहाँ पे देखो, ये जो वर्ड है इंडेमनिटी, ये डिराइव्ड किया गया है लैटिन वर्ड से। ठीक है ना? लैटिन वर्ड से इसको डिराइव किया गया है, जिसका मतलब है इंडेमनीज। इंडेमनीज विच स्टैंड फॉर अनहर्ट और फ्री फ्रॉम लॉस, जिसका मतलब है इंडेमनिटी, इंडेमनीज का फ्री फ्रॉम लॉस, मतलब लॉस से फ्री। ओके, लॉस का मतलब नुकसान से मुक्त। यहाँ पे हिंदी में दिया भी रखा है कि ऐसा ये कॉन्ट्रैक्ट है जो प्रोटेक्शन देता है, जो सुरक्षा का वादा करता है, और ये नुकसान से मुक्त होता है। ठीक है? तो नुकसान की भरपाई करने के लिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किया जाता है। इतना आप पढ़ लीजिएगा, और समझ में भी आई होप आपको आ रहा होगा। अब यहाँ पे इंग्लिश लॉ में भी यही बोला गया है कि एन इंडेमनिटी इज अ प्रॉमिस टू सेव अ पर्सन फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्ट, और प्रॉमिस टू बी एक्सप्रेस, और वो प्रॉमिस जो है वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो सकता है। ये तो मैंने बता ही दी। हिंदी में भी वही बात कही गई है, हिंदी वाले भी बच्चे इसको पढ़ के समझ सकते। अब यहाँ पे देखिए, इसमें डेफिनेशन जब आपका लिखने का आता है, डेफिनेशन ऑफ इंडेमनिटी यानी क्षतिपूर्ति की परिभाषा जब लिखने की आती है, तब आप किसी जूरिस्ट या फिलोसोफर की अगर डेफिनेशन उठा कोट करके लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स जो हैं देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ हेल्सबरी का एक डेफिनेशन है, ठीक है ना? हेल्सबरी का डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि इंडेमनिटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड होती है टू कीप अ पर्सन who has entered into or
who is about to enter into a contract or occur any other liability indemnified against loss independent of क्वेश्चन वेदर थर्ड पर्सन मेक डिफॉल्ट। वही जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं वो जो हेल्सबरी हैं उन्हीं का डेफिनेशन वो था। तो ऐसे अगर कोट कोट करके आप लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू हेल्सबरी तो आपको अच्छे मार्क्स डेफिनेशन में मिलने वाले हैं। इसी तरह हिंदी वाले भी जो है वो पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसमें एडमसन वर्सेस जार्विश का केस था, हालांकि मैंने बताया है पहले भी कि इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ बोल भी दिया है कि टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडैमनिटी, इंडैमनिटी के यानी कि क्षतिपूर्ति की अवधारणा को समझने के लिए एडमसन बनाम जार्विस के तथ्य जो हैं, जो फैक्ट हैं, वो एक परफेक्ट उदाहरण है, आदर्श उदाहरण है, परफेक्ट इलिस्ट्रेशन है। वो कैसे, तो जरा देखते हैं इसको पढ़ के। अब एडमसन वर्सेस जार्विस में होता क्या है पहले हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। हम्म, देखिए एडम्स वर्सेस, ठीक है, आर है जार्विस। ये 1827 का केस है, ठीक है। इसको कैटल केस भी कह सकते हैं, कैटल, ठीक है, कैटल्स। अब यहाँ पे जो एडम्पशन होता है ना, एडम्पशन, एडम्पशन को जार्विस के द्वारा ये ऑर्डर दिया जाता है। एडम्सन जो है वो ऑर्डर देता है जार्विस को कि तुम जो है ना मेरी केटल्स मतलब ये जार्विस की केटल्स, जार्विस कहता है कि ये मेरी केटल्स हैं। ये केटल्स मतलब ये पशुएं जो होते हैं, ठीक है, चरने वाले जो पशु होते हैं। जार्विस कहता है ये मेरे कुछ पशु हैं, केटल्स हैं, और तुम इनका क्या कर दो, नीलामी कर दो, ऑक्शन कर दो, नीलामी कर दो। तो एज अ ऑक्शनर जो है जार्विस चुन लेता है किसको, एडम्पशन को। और एडम्पशन क्या करता है, इसके ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है एडम्पशन जो है क्या कर देता है, नीलामी कर देता है, ठीक है। फिर बाद में पता चलता है कि ये जो नीलामी किया गया है एडम्पशन के द्वारा, ठीक है, तो दरअसल इन कैटल्स का जो रियल ओनर जो है वो जार्विश नहीं है, वो कोई और ही है, वो कोई और ही है। और वो कोई और थर्ड पर्सन जो होता है वो क्या करता है, एडम्पशन पे केस कर देता है, सूट कर देता है कि तुमने कैसे मेरे कैटल्स को जो है वो सेल किया, कैसे मेरे कैटल्स को जो है वो सेल किया। और तुम्हें क्या करना पड़ेगा भाई, तुम्हें इसका जो भी मेरे को लॉस हुआ है उसको तुमको देना पड़ेगा, ठीक है। फिर एडम्पशन किसके पास जाता है, एडम्पशन इसके ऊपर केस कर देता है, जार्विस के ऊपर, कि जितना भी मैंने इसको मतलब एडम्पशन को तो क्या देना पड़ता है, एडम्पशन को फिर इसको यानी कि जो थर्ड पर्सन है इसको कॉम्पनसेशन देना पड़ता है। अब ये बेचारा किससे कॉम्पनसेशन मांगे, एडम्पशन किससे मांगे, तो एडम्पशन जाता है जारविस के पास, केस करता है और कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमनिटी हुआ था, जो एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है। तो अगर तुम्हारे कैटल्स को बेचने से मेरे ऊपर कोई भी नुकसान होगा तो ये तुम्हारा एज अ ये लाइबिलिटी बनता है एज ए इंडेमनीफायर कि तुम इस लॉस से मुझे क्या करोगे, सेव करोगे, ठीक है ना। यही इस केस का जो है वो ब्रीफ है। आगे हम और अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे अपने पीडीएफ में, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसको हम। हाँ, देखो अब समझ में आएगा क्या कह रहा है कि द डिफेंडेंट इंस्ट्रक्टेड, अब ध्यान से सुनना, जो मैंने समझाया है उससे कनेक्ट करना। द डिफेंडेंट इंस्ट्रक्टेड द प्लेंटिफ, डिफेंडेंट कौन है भाई, जारविश है, ठीक है ना। द डिफेंडेंट इंस्ट्रक्टेड द प्लेंटिफ हु हैज एन ऑक्शनर टू सेल सर्टेन कैटल। अब इसमें याद रखना कि डिफेंडेंट है जार्विस और प्लेंटिफ है एडम्पशन। तो जो जार्विस है वो एडम्पशन को बोलता है, जो एडम्पशन प्लेंटिफ है, कि तुम मेरा जो कैटल है वो सेल कर दो, ओके। आफ्टर अ वाइल, कुछ समय बाद, इट कम टू द नॉलेज ऑफ द प्लेंटिफ, मतलब प्लेंटिफ कौन था, तो एडम्पशन, एडम्पशन के नॉलेज में आता है दैट द डिफेंडेंट डिड नॉट ओन द लाइफ स्टॉक इन द फर्स्ट प्लेस,
मतलब कि पहले बार में ये जो है वो ओनर नहीं था, जार्विस जो था वो उसका रियल ओनर जो है वो नहीं था। द ओनर ऑफ लाइफ स्टॉक sued the plaintiff as he was the auctioneer and the plaintiff sued the defendant for the indemnity for loss he has suffered due to the defendant action। अब यहाँ पे देखो कह रहा है कि जो रियल ओनर होता है, बाद में जो प्लेंटिफ है यानी एडम्पशन पता चलता है कि जार्विस इसका रियल ओनर नहीं है, फिर बाद में जो रियल ओनर होता है वो प्लेंटिफ यानी कि एडम्पशन पे ही केस कर देता है। और एडम्पशन को क्या भरना पड़ता है भाई, लॉसेस जो हैं जो रियल ओनर को हुए हैं उसको भरना पड़ता है। फिर एडम्पशन क्या करता है, जार्विस पे केस करता है और उस पे इंडैमिनिटी का केस करता है और उसमें वो सक्सीड भी होता है, और ये कहा जाता है कि ये इम्प्लाइड इंडैमिनिटी का कॉन्ट्रैक्ट हो गया था जार्विस और एडम्पशन के बीच। ओके, चलिए तो इसको एक बार और आप अच्छी तरीके से पढ़िएगा और तब आपको जो है वो समझ में आ जाएगा। इसी तरह और केसेस हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए एडम्पशन जार्विस का जो है वो केस था। फिर डगडेल वर्सेस लवरिंग का केस है 1875 का, उसको आप देख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे 124 जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, अब आप सभी लोग अपना बेयर एक्ट ओपन कर लीजिएगा। तो बेयर एक्ट में जो डेफिनेशन आपने हेल्सबरी के अकॉर्डिंग जो है वो डेफिनेशन देख ली है इंडैमिनिटी की। अब आपको अपना बेयर एक्ट ओपन करना है। आप सभी जानते हैं कि बेयर एक्ट कौन सा है, और नई बेयर एक्ट इसमें लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट की बेयर एक्ट होगी उसी में सेक्शन 124 आप ओपन करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमिनिटी यानी क्षतिपूर्ति की संविदा का अनुबंध आपको देखने को मिल जाएगा, जो क्या बोलेगा कि सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमिनिटी। अब कैसे डिफाइन करता है, अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें वन पार्टी जो है वो प्रॉमिस करती है, प्रोमिसेस टू सेव द अदर, किसी अदर को सेव करने के लिए एक पार्टी प्रॉमिस करती है, किस चीज से, लॉस के लिए, कॉज्ड बाय हिम, चाहे तो वो खुद प्रॉमिसर के द्वारा जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उसके द्वारा उसको लॉस हुआ हो, उसके कंडक्ट के कारण लॉस हुआ हो, या फिर प्रॉमिसर हिमसेल्फ के द्वारा, या फिर किसी और पर्सन के द्वारा जो है वो उसको लॉस हुआ हो। मतलब इसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमिनिटी कहते हैं। एक बार हिंदी में देख लेते हैं फिर और अच्छे से। अब यहाँ पे देखिए, भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 124 क्षतिपूर्ति को इस प्रकार परिभाषित करती है कि एक अनुबंध जिसके द्वारा एक पक्ष दूसरे को वादा करने का आचरण या किसी अन्य आचरण से होने वाले नुकसान का वादा करता है उसे क्षतिपूर्ति का अनुबंध कहते हैं। जैसे मैंने बताया कि मान लो कि कोई एक पर्सन है, वो उसके साथ बी पर्सन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमिनिटी कहता है, और बी कहता है कि देखो भाई, अगर तुम्हारे घर में आग लगी, ठीक है, तो मैं जो है आग लगी या तुम्हारे ऊपर कोई केस हुआ, तुम ये काम करो, अगर तुमको कोई केस हुआ, ठीक है ना, तुम्हारे ऊपर कोई केस हुआ तो केस का जितना भी खर्चा आएगा वो मैं जो है वो वहन करूंगा। तो इसमें जब भी अब ए के ऊपर चाहे तो केस हो भी सकता है चाहे नहीं भी हो सकता है, और बी वो पर्सन है जो उसको सेव करने का वादा किया है किसी फ्यूचर में होने वाले कंटिजेंट, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ऐसे केस पे। अब मान लो कि ए के ऊपर कोई केस हो गया तो बी इसमें क्या लायबल होगा, बी पूरी तरह लायबल होगा कि जितना भी उसके सूट में खर्च हुआ है, कोर्ट कचहरी के चक्कर या फिर उस केस में जितना भी खर्च हुआ है, बी उस ए व्यक्ति को जो है वो देगा, यानी उसको लॉस को क्या करेगा, कॉम्पनसेट करेगा। ठीक है ना, चाहे तो वो खुद इंडेमनीफायर की गलती से हुआ हो, चाहे वो किसी थर्ड पर्सन की गलती से हुआ हो केस। ओके, लॉस किसी के द्वारा हुआ रहे, उसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा भाई, तो इंडेमनीफायर ही करेगा। ओके, अब यहाँ पे की एलिमेंट क्या हो सकते हैं जरा देखते हैं हम। तो की एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इंक्लूड, यानी कि क्षतिपूर्ति अनुबंध के प्रमुख तत्व क्या क्या शामिल हो सकते हैं। तो पहला तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए ये आपने पहले ही जो पढ़ रखा है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि इट मस्ट फुलफिल all criteria of valid contract under Indian Contract Act including lawful consideration, free consent। आप जानते हो कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए फ्री कंसेंट होना चाहिए, मेजॉरिटी ऑफ एज होना चाहिए,
और कंसिडरेशन जो है वो होना चाहिए और नॉट डिस्क्वालिफाइड जो है वो लॉ होना चाहिए। ओके, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो होना ही चाहिए क्षतिपूर्ति के लिए, लॉस से प्रोटेक्शन होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कि क्या ये जो संविदा है ये क्षतिपूर्ति कर रही है या नहीं कर रही है, लॉस से प्रोटेक्शन कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक ठीक है। और वो जो कॉन्ट्रैक्ट है जो हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी या क्षतिपूर्ति का अनुबंध जो हो रहा है वो एक्सप्रेस या एम्प्लॉयड होना चाहिए। एक्सप्रेस है तो लिखा होना चाहिए, जो शर्तें कंडीशन या फिर जो भी सर्कमस्टांसेस है वो लिखे होने चाहिए। इम्प्लॉयड जब सिचुएशन आएगा तो उसके एक्ट पे जो है वो रिलाई करेगा। ओके, अब ये है सिंगल एग्रीमेंट में ये होना चाहिए, एकल समझौते जो है वो होनी चाहिए। ठीक है। अब इसका नेचर क्या है, नेचर क्या है, क्षतिपूर्ति की अनुबंध की प्रकृति क्या है। जैसे मैं शुरू से ही बोल रही हूँ कि इसकी प्रकृति कैसी है भाई, तो कंटिंजेंट है, आकस्मिक है, कभी भी हो सकती है फ्यूचर में। ऐसा कोई सर्टेन नहीं है, कोई निश्चित नहीं है कि होगी, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। जैसे दुकानों में या फिर बड़ी बिल्डिंग में फायर इंश्योरेंस, लोग घरों में भी फायर इंश्योरेंस, खास करके यूएसए वगैरह में तो फायर इंश्योरेंस लोग लेते हैं घरों का। तो हो सकता है कि उस घर में कभी आग लग भी जाए और हो सकता है कभी ना लगे। ठीक है, तो ये होता है कंटिंजेंट नेचर के कॉन्ट्रैक्ट। तो ये जो होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडैमनिटी, ये भी कंटिंजेंट नेचर का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो होता है। ओके, तो जैसे बीमा, यहाँ पे दिया है ना कि बीमा, क्षतिपूर्ति और गारंटी अनुबंध प्रकृति में आकस्मिक। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब ये एक, जब इसी के आगे आप पढ़ेंगे सेक्शन 126 में, उसमें आप पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। तब जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हम पढ़ेंगे तो उसका डिफरेंस हम देखेंगे कि ये कैसे गलत अलग है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी से। ओके, तो इसका अंतर हम तब देखेंगे। अब इसमें देखिए केस भी है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है। और इसमें बोला गया, क्या बोला गया, क्या बोला गया इसमें, ऑलमोस्ट इंश्योरेंस कंपनी ही है। Almost all insurance other than life and personal accident insurance are contract of indemnity. The insurers promise to indemnify is absolute one. अब इसमें बोला गया कि जीवन, मतलब कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में, कि जीवन और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के अलावा लगभग जितनी भी बीमा होती है ना, लगभग जितनी भी बीमा की क्षतिपूर्ति होती है, वो सब बीमा का क्षतिपूर्ति का वादा पूर्ण है। अब यहाँ पे देखो, इसमें कह रहा है कि लाइफ, जैसे लोग कहते हैं लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं। अब बताओ कि जो लाइफ है ये तो हमेशा से सर्टेन है कि लाइफ जो है वो खत्म होगी ही होगी। वो कंटिंजेंट तो है नहीं, वो आकस्मिक तो है नहीं भाई, जीवन है तो अंत तो होना है, मरण तो होना ही है। तो वही कह रहा है कि लाइफ, लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ करके हर एक जो इंश्योरेंस है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में ही आता है। तो ऐसे करके पूछ लेगा तो आप न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का जो है वो कोट करेंगे। तो ये भी आपको कोट करना है। तो केस आपका देख लिया आप लोगों ने। टाइप टाइप ऑफ इंडेमनिटी, ओके देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ इंडेमनिटी में क्या है कि क्षतिपूर्ति के क्या प्रकार होते हैं। ओके, क्षतिपूर्ति के क्या जो है प्रकार होते हैं। तो इंडैमनिटी एग्रीमेंट आर कंसिडर्ड इनटू टू मेन टाइप्स बेस्ड ऑन देयर नेचर एंड फॉर्मेशन। तो एक होती है एक्सप्रेस इंडैमनिटी, जिसमें ये लिखा होता है, रिटन होता है या ओरल होता है, जिसमें किसी भी तरह का कोई भी जो है अस्पष्टता या एम्बिग्विटी नहीं रहती है कि क्या चीज होगा क्या चीज नहीं, मतलब क्षति होने पे क्या चीजें मिलेंगी या फिर किस तरह की क्षति होने पर जो है वो कॉम्पनसेशन या लॉस को बियर करा जाएगा, ये सब एक्सप्रेस इंडेमनिटी में यानी कि क्षतिपूर्ति व्यक्त करने में लिखा होता है या बोला गया होता है। अब यहाँ पे देखो एक्सप्रेस इंडेमनिटी होता है। एक्सप्रेस एक्सप्रेस इंडेमनिटी क्या होता है, एक्सप्रेस इंडेमनिटी के भी प्रकार है। जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसी, जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसी यानी कि बीमा पॉलिसी, ये क्या है, एक्सप्रेस है। ठीक है, इसमें सारी कंडीशंस आप देखे होंगे, टर्म एंड कंडीशन जब भी आपने देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि टर्म एंड कंडीशन क्या होता है। ठीक है, फिर होता है निर्माण अनुबंध। निर्माण अनुबंध
कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट, जब भी कोई बिल्डिंग वगैरह बनाई जाती है तो उसमें सारी जो इंश्योरेंस के टर्म्स है वो लिखे गए हो। फिर है एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। तो एजेंसी जब आप पढ़ेंगे इसमें इस स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में, तो एजेंसी के भी कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीज़ें बिफोर एंटरिंग इनटू एजेंसी या बिकम एन एजेंट, आपको सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो पढ़नी होगी। और एक होता है दूसरी तरह का इम्प्लाइड इंडैमिनिटी। एक्सप्रेस में तो सारी चीजें लिखी हैं, कुछ आपसे छुपाया नहीं गया, लेकिन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इम्प्लाइड इंडैमिनिटी। इम्प्लाइड इंडैमिनिटी अराइजेस फ्रॉम सर्कमस्टांसेस। ये परिस्थितियों पे डिपेंड करती है और कंडक्ट ऑफ पार्टीज, जैसे पार्टीज की परिस्थितियां होंगी या जैसे अ, उस पार्टीज का जो है वह आचरण होगा, उससे जो उससे जो क्षतिपूर्ति उत्पन्न होती है उसको इंडैमिनिटी, इम्प्लाइड इंडैमिनिटी जो है वो बोलते हैं। ठीक है, चलो, तो ये परिस्थितियों पे और पार्टीज के आचरण या कंडक्ट पे डिपेंड करता है कि कितना लॉस होगा क्या नहीं होगा। तो जैसे एडम्सर वर्सेस जार्विस, तो जार्विस का पे तो ऐसा कोई जो है वो सर्टेन चीज था नहीं, तो जितना भी मांगा गया रियल ओनर के द्वारा उतना एडम्पशन ने दिया, और फिर एडम्पशन ने जार्विस से अपने इंडैमिनिटी की जो है वो मांग की। ठीक है ना? अब यहाँ पे देखो, जो सेक्शन 124 जो है वो डेफिनेशन बताता है, ये हमने देख लिया। जो सेक्शन 125 है ना, 125, ये राइट ऑफ इंडैमिनिटी होल्डर, मतलब जो क्षतिपूर्ति धारक है, जिसको सेव करने के लिए बोला गया है, जिसको लॉस से सेव करने के लिए बोला गया है, उसका क्या अधिकार होता है वो बताया गया है सेक्शन 125 में। ओके, जैसे कि रिकवरी ऑफ डैमेजेस, जितनी भी तरह की डैमेज है, ठीक है, वो रिकवर कर सकता है इंडैमिनिटी होल्डर, जिसको सेव कर लॉस लॉस से सेव करने का कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। कह रहा है ना कि द इंडैमिनिफाइड यार इंडैमिनिटी होल्डर दोनों सेम है, कैन रिकवर ऑल डैमेजेस, वो हर तरह का डैमेज जो है वो रिकवर कर सकता है, जो उसके द्वारा किसी सूट या लीगल प्रोसीडिंग में, मतलब मान लो उसको किसी तरह के मुकदमे या कानूनी कार्रवाई में फंसना पड़ा है, ठीक है ना, तो वो किससे वो रिकवर करेगा वो लॉस, वो कॉम्पनसेशन, तो वो इंडैमिनिटी होल्डर से, सॉरी इंडैम्निफायर से सारी चीजें रिकवर करेगा, जिस इंडैम्निफायर ने क्या किया था, प्रॉमिस किया था या फिर कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको सेव करने के लिए। ठीक है ना, तो रिकवरी करेगा ऑल द डैमेजेस जो उसको किसी लीगल प्रोसीडिंग या मुकदमी कानूनी कार्रवाइयों में हुई होंगी। दूसरा उसके पास क्या राइट है कि रिकवरी ऑल द कॉस्ट, ठीक है ना, उसकी जितनी भी लागत लगी हुई होगी, लागत की वसूली करने का भी अधिकार जो है वो किसके पास है, इंडैमिनिटी होल्डर के पास है। तो बचाव करने या कानूनी कार्यवाही शुरू होने में लागत की दावा जितना भी लगा है या फिर क्षतिपूर्तिकर्ता ने विवेक पूर्वक तरीके से काम किया और क्षतिपूर्तिकर्ता के निर्देशों का उल्लंघन किया है, ठीक है ना, तो भी उसको क्या है, अधिकार है कि वो हर तरह के अपने वसूली जो है, नुकसान की वसूली, लागत की वसूली कर सकता है। ठीक है ना, और मान लो कि उस इंडैमिनिटी होल्डर को किसी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज किया गया है, ठीक है ना, किसी के साथ जैसे कोर्ट के बाहर जो है सेटलमेंट होता है या कोर्ट ही जो है वो सेटलमेंट करवाता है, तो किसी भी तरह का सेटलमेंट में अगर पैसे लगे हैं किसी भी कॉम्प्रोमाइज में, ये गुड फेथ में होना चाहिए, गुड फेथ में अगर कॉम्प्रोमाइज किया है, सेटलमेंट हुआ है किसी चीज का, और वो पैसा किसको देना पड़ा है, तो इंडैमिनिटी होल्डर को देना पड़ा है, तो वो किससे रिकवर करेगा, वो करेगा रिकवर इंडैम्निफायर से, जिसने उसको किसी भी सेटलमेंट से होने वाले लॉस से बचाने का, सेव करने का वादा किया था। तो तीन याद कर लेना कि इंडैमिनिटी होल्डर के पास ये तीन राइट्स हैं, कि वो रिकवरी कर सकेगा हर एक डैमेजेस जो उसको लीगल प्रोसीडिंग या सूट में किए होंगे, रिकवरी ऑफ कॉस्ट करेगा, लागत की वसूली जो है वो कर सकेगा, और सेटलमेंट में जितने भी पैसे लगे हैं, मतलब निपटारा राशि में जितने भी पैसे लगे हैं, ये भी सब रिकवर कर सकेगा किससे, तो उस पर्सन से जिसने इस पर्सन को सेव करने का कॉन्ट्रैक्ट किया था, यानी कि इंडैम्निफायर से। ठीक है ना, चलो, अब देखो इंडैम्निफायर का कोई राइट होता नहीं है, जब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखोगे तो ऐसा इंडैम्निफायर का कोई राइट होता नहीं है, ठीक है? तो ये पढ़ना कहीं से सही नहीं है।
अब यहाँ पे देखो गजानन मोरेश्वर का जो है वो केस है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है, गजानन मोरेश्वर का केस 1942 का है। ये द बॉम्बे हाई कोर्ट हेल्ड दैट व्हेन indemnifiers liability became obsolete, the indemnifier is bound to fulfill their obligation without waiting for actual loss or to occur। इसमें बोला गया है, जब भी ऐसा लगे कि इंडैमनिटी होल्डर को, ठीक है ना, इंडैमनिटी होल्डर को किसी भी तरह का लॉस होने की संभावना है, तो जो इंडैम्निफायर है, जो क्षति को पूर्ति करेगा, वो ये नहीं देखेगा कि हाँ, इंडैमनिटी होल्डर को जब तक एक्चुअल लॉस नहीं होगा तब तक मैं इसकी क्षतिपूर्ति नहीं करूंगा। मतलब अगर अगर ऐसा लग भी रहा है कि इंडैम्निटी होल्डर को किसी तरह का लॉस हो जाएगा, तो लायबिलिटी किसकी बनती है, इंडैम्निफायर की, कि वो उसको क्या करे, वो अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करे, ना कि रियल या एक्चुअल लॉस होने का वेट करे। ठीक है ना। तो ये गजानन मोरेश्वर का केस आप पढ़िएगा कि क्या है, तो फैक्ट तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है ना। ओके, अब इसको आपको गो थ्रू होना है, और 3-4 केसेस आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है इसमें। अब शुरुआत कब से होती है, तो जैसे ही जो लॉस होना स्टार्ट होगा, वैसे ही इसमें सारी चीजें स्टार्ट हो जाएगी। जैसा कि बोला गया था गजानन मोरेश्वर में कि लॉस होने का इंतजार नहीं करना है। बाकी अगर आपको चीजें पढ़नी है तो आप गो थ्रू कर सकते हो, नहीं तो और कोई चीजें इसमें पढ़ने वाली नहीं है। ठीक है ना। आप याद रखिएगा कि इसमें 3 केसेस के बारे में आपको पढ़ना है। अब यहाँ पे आइए। अब अगर हम यहाँ आते हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि जितना भी है इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि ये चीज़ आपको कवर करना है। इसमें डगडेल वर्सेस लवरिंग का केस है 1875 का। इस ये आपका होमवर्क है, इसमें आपको ये करके आना है। और कभी भी अगर ये सारी चीज़ें आपको पूछे या इंडेमनिटी पे कोई भी क्वेश्चन आए, आपको आए लिखने के लिए, तो आप पहले उसको अपने लिटरल मीनिंग में जो है वो डिफाइन मीनिंग में उसको डिफाइन कर देंगे। फिर उसके बाद डेफिनेशन, जैसे हल्सबेरी की डेफिनेशन है, सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है, वो आप लिखेंगे। देन आफ्टर अपने लैंग्वेज में आप उसको समझाने की कोशिश करेंगे। पार्टीज बताएंगे कि कौन होते हैं, एसेंशियल्स क्या क्या है इसके, ये होते हैं, कहाँ से कहाँ ये कवर होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और फिर उसके बाद केस लॉस के थ्रू, 3 केस लॉस तो आपको दिख ही रहे हैं सामने, 3 से 4 केस लॉस मैंने आपके साथ डिस्कस, तो उसको आप देख करके बता करके अपना नोट्स भी कंप्लीट कर सकते हैं, एज वेल एज एक अच्छी कॉपी भी लिख सकते हैं। ठीक है। केस के साथ साथ आपको ईयर भी याद रखना ज़रूरी है हर एक केस का। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर जो है वो समझ में आया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट में, वो होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बड़ा है। इंडैमिनिटी तो आपको 2 ही सेक्शन में जो है वो कवर हो गया है, 124 और 125 में, लेकिन गारंटी का जो टॉपिक है वो आपको ज़्यादा सेक्शंस कवर करता है। ठीक है ना। तो आप रिवाइज कीजिए, इसका शॉर्ट नोट्स मैंने ऑलरेडी लिखा भी हुआ है, तो आप एक सिनॉप्सिस बना लीजिए, और पीडीएफ भी आपको पिनअप कर दी जाएगी। आप उसके थ्रू एक रीडिंग, 1 से 2 रीडिंग लेकर के अच्छे से इस टॉपिक को, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, तैयार कर सकते हैं। लेकिन आपको कोई अगर दिक्कत है तो आप अपने ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए